नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जिला खनिज न्यास निधि यानी डीएमएस पर केंद्र सरकार के पत्र ने प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा दी है। केंद्र सरकार के पत्र के मुताबिक पहले की तरह डीएमएस कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर ही रहेंगे। सांसद बतौर सदस्य समिति में शामिल रहेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले के फैसले को बदलते हुए प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ समिति का अध्यक्ष बनाया था। विधायकों को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया था, जबकि कलेक्टर समिति के सचिव बनाए गए थे। अब केंद्र सरकार के फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। राज्य सरकार इसे जनप्रतिनिधियों के अपमान से जोड़कर देख रही है, तो वहीं विपक्ष है डीएमएफ के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार में डीएमएफ के राशि का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। राज्य सरकार लगातार डीएमएफ के नियमों की अनदेखी कर रही थी। डीएमएफ की राशि को मंत्रियों और विधायकों ने अपनी पॉकेट मनी की राशि मान ली थी। इस वजह से केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए पहले की ही व्यवस्था को बरकरार रखने का आदेश दिया है। इससे डीएमएफ में होने वाले भ्रष्टाचार और दुरुपयोग में कमी आई। दूसरी ओर राज्य सरकार के बचाव में आकर इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में तो अधिकारियों के घर में डीएमएफ के पैसे से स्विमिंग पूल बन जाते थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद डीएमएफ के दुरुपयोग को रोका गया। इसे शिक्षा और स्वास्थ्य समेत जनहित के कामों के लिए खर्च किया जा रहा है। बेहतर ढंग से कामकाज हो सके, इसलिए प्रभारी मंत्रियों को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन उचित नहीं है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। इस बात का भी अध्ययन किया जा रहा है कि किस रूप में इसे लागू किया जा सकता है और किस रूप में लागू नहीं किया जा सकता। तो जिला खनिज न्यास पर नियंत्रण के मामले में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को झटका दे दिया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर डीएमएफ शासी परिषद के प्रमुख पद से प्रभारी मंत्रियों को हटाने को कहा है। इस पत्र के मुताबिक शासी परिषद के प्रमुख पद पर जिला कलेक्टर को ही तैनात किया जाना है। अब इस मामले में कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराहट बढ़ने के हालात हैं और मामले में सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर हर काम प्रशासनिक अफसरों के मत्थे छोड़ना है तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का क्या काम। चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास के प्रशासन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच कई महीनों से खींचतान चल रही है। केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को एक दिशा निर्देश जारी किया था। डीएमएफ शासी परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर को ही रहना है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जून में सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि इस पद पर प्रभारी मंत्रियों को ही बने रहने दिया जाए। इस संबंध में सरकार की ओर से कई पत्राचार हुए। अब केंद्र सरकार की ओर से मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि वे डीएमएफ के संबंध में 23 अप्रैल को जारी आदेश के क्रियान्वयन का निर्देश जारी करें। वहीं जिला खनिज न्यास डीएमएफ में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 2 साल पहले अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रभारी मंत्री के पदेन अध्यक्ष और कलेक्टर को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि डीएमएफ फंड का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को नहीं बनाया जा सकता, कलेक्टर ही इसके मुखिया रहेंगे। केंद्रीय सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि डीएमएफ फंड में सरकारी प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से देखेंगे, जिससे अपव्यय होने से रुके। का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि जिलाधीश की अध्यक्षता में डीएमएफ फंड की कमेटी बने और मंत्री उसके सदस्य के रूप में काम करे। ये तो सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों का अपमान करने के समान है। डीएमएफ फंड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में जनता से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि न राज्य सरकार झुकने को तैयार है और न ही केंद्र सरकार। रायपुर से धीरेन्द्र गोस्वामी की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो सिस्टम पर सियासत से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी है विशेष टिप्पणी के लिए। जय जवाहर जी। अनुराग जी, सवाल यही है, जनप्रतिनिधि अगर होते हैं तो जनता की ज्यादा भलाई होती है। आप जानते हैं ब्यूरोक्रेट से कोई लेना नहीं, सरकार किसी की आए किसी की भी जाए। ऐसे में जैसा कि आरोप भी लगाया है, आपको भी मालूम होगा कि इस फंड से किसी बड़े अधिकारी ने स्विमिंग पूल अपने घर में बनवा लिया था, अलग अलग फंड था। ऐसे में अगर प्रभारी मंत्री रहेंगे तो इसमें कैसे पैसे का दुरुपयोग होगा? त्रिपाठी जी, अगर इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोले कि जो कलेक्टर होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और किसी की सरकार आ जाए उनकी जिम्मेदारी तय होती है और उनके कार्य तय होते हैं, तो इस बात को अगर इस नजरिए से भी देखें तो शायद उचित होगा जी। बात इस सरकार की करते हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र सरकार है जिसको यहाँ के मुखिया स्थायी मानकर लगातार अपने निर्माण के समय से ही केंद्र से टकराव की नीति अपनाए हुए हैं और इस टकराव की नीति के तहत 10 जनपद में अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। ये बात बताइए कि जो व्यवस्था पूरे देश में लागू है और पहले से ही लागू है, ये इस समय ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार आई तो लागू है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब भारतीय जनता पार्टी के 52 विधायक थे तब भी यही व्यवस्था थी कि कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते थे और स्थानीय जनप्रतिनिधि उसके सदस्य होते थे। तो इस सरकार के साथ अगर किसी प्रकार का कोई पक्षपात किया है या जैसा आपने कहा कि कोई झटका दिया है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक सामान्य सी व्यवस्था, उस व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न यह सरकार कर रही थी। उसके लिए प्रहलाद जोशी जी ने पत्र लिखा कि जो व्यवस्था पूर्व से चल रही है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि सरकार का, कांग्रेस सरकार की नीति आप देखिएगा, लगातार केंद्र सरकार की किसी भी योजना में हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की विषय हो, सारे विषय में ये केंद्र से टकराव की नियति करती है। ये जिम्मेदारी मांगती है कोरोना काल में कि हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम उस कार्य को संपादित करेंगे। अनुराग जी, जब केंद्र जिम्मेदारी देता है तो कलेक्टरों के मत्थे मार देती है। अनुराग जी, यहाँ मुद्दा डीएमएफ में हो रहा है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था है तो व्यवस्था बदली भी तो जाती है। आपने नई शिक्षा नीति लाई कि नहीं लाई? वर्षों से चली आ रही थी, उस शिक्षा नीति का आप स्वागत कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था बदलती है, वर्षों से कलेक्टरों के हाथ में है, तो अगर प्रभारी मंत्री, अरे कुछ दिन उनको भी देख लें, प्रभारी मंत्री उसको जनता के बीच में जाना हर 5 साल में, उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, ये प्रभारी मंत्री, और साथ में अगर कलेक्टर सचिव है तो वो एक्सपोज करेगा ना कि आपने यहां पैसे का दुरुपयोग किया है। तो जब कोई बदलाव होता है तो हो सकता है वो बदलाव बेहतर भी हो। मैं अगर जब पहले से योजनाएं बेहतर तरीके से चल रही है तो ये बदलाव हो क्या रहा है, इसके पीछे की मंशा समझनी जरूरी है। आप राज्य सरकार, राज्य में जितने सांसद हैं उसको इस डीएमएफ, इस न्यास से अलग रखने की कोशिश करते हैं और लगातार हमारे सांसद सुनील सोनी जी, हमारे विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने लगातार आरोप लगाया कि इस योजना, इसकी बैठक में जो प्रस्ताव लाते हैं वो प्रस्ताव तुरंत बताया जाता है, पहले से उसकी सूचना नहीं दी जाती। माननीय सुनील सोनी जी और सांसदों ने लगातार हमें ये आरोप लगातार इस सरकार पे लगाया कि जब जब इसकी बैठक होती रही तब तक हमें सूचनाएं नहीं देती रही और कहीं ना कहीं हमें इग्नोर करने का प्रयास करता रहा। तो इनकी जो मंशा है, यहाँ पे प्रभारी मंत्री को रख के इस पैसे के दुरुपयोग की मंशा है, उसको लेकर अगर केंद्र सरकार कलेक्टर को अधिकार देती तो मुझे लगता है कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कलेक्टर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर होता है। अगर वो गलत करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई और जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे से तय कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं, क्या ये सरकार ये मानती है कि कलेक्टर उनके बस में नहीं है, कलेक्टर को वो संभाल नहीं पाते, कि कलेक्टर के पास अगर व्यवस्था रहेगी तो ये इनके हिसाब से नहीं चल पाएगी? देखिए, कलेक्टर हमेशा निष्पक्ष होता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, लेकिन जब जहां तक कलेक्टर, ये शासकीय अधिकारी की बात आई, जीवन पर्यंत उनकी जिम्मेदारी होगी और उन जिम्मेदारियों को जनप्रतिनिधि क्षेत्रों की बात कर सकते हैं अनुराग जी, पत्र लिखा है। जनप्रतिनिधि क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री का वो क्षेत्र थोड़ी है। प्रभारी मंत्री तो कहीं और का है। मुझे तो सचमुच ये लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टकराव की नीति के तहत और अपने छिपे हुए एजेंडे के तहत इस बात के जिद पे अड़ी हुई है कि प्रभारी मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए। जब कोई व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था है उसमें इतना जिद करके परिवर्तन की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, ये तो कम से कम जनता और भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। उसे आपने कहा कि मंशा ऐसा दिख रही है, मंशा उनकी दिख रही है कि पैसे का दुरुपयोग करने की मंशा दिख रही है। ये मंशा आप कैसे पहचान गए? आप ज्योतिष हैं, आप भविष्यवक्ता बहुत अच्छे हैं। नहीं, ज्योतिष नहीं,
तात्कालिक त्रिपाठी जी कोई ज्योतिष, राजनीति में कोई ज्योतिष नहीं होता। तात्कालिक व्यवस्था आप देखिए, कलेक्टर के पास ये व्यवस्था है जी, केंद्रीय प्रभारी मंत्री के पास अगर ये व्यवस्था आएगी तो क्यों आखिर ये यहाँ के हमारे सांसदों को इन बैठकों में नहीं बुलाते हैं? क्यों वो कार्य योजनाएं पहले से प्रस्तुत नहीं की जाती है? ये सारी चीजें बताती कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा बिल्कुल सही नहीं थी। हम उन्हीं बातों को लेकर आपत्ति लगा रहे हैं और उन्हीं बातों को कह रहे हैं कि अगर इसमें सांसद सदस्य बनाए क्यों नहीं आपने सांसदों को, इसमें जी समय पर सूचना क्यों नहीं देते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि आपकी मनमानी चले, तो ये ज्योतिष नहीं, अगर कुछ चीज दिख रही है तो ये तो भविष्य नहीं तत्काल की बात हो रही है। बिल्कुल, ये मुद्दा आपका है धनंजय जी। ये केंद्रीकृत योजना है, केंद्रीकृत व्यवस्था है। मध्य प्रदेश हो, बीजेपी की सरकार है, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, सब जगह ये डीएमएफ जो फंड होता है ये आपातकाल के लिए होता है कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, सूखा पड़ गया जबरदस्त, तो उसको कलेक्टर उसके अपने विवेक के अनुसार अपनी जो उनकी समिति है उससे विचार विमर्श करके उसको तत्काल फंड देता है। ऐसी स्थिति में जो केंद्र की ये व्यवस्था ऊपर से है, तो इस व्यवस्था को आप क्यों बदलना चाहते हैं? क्या आपको ब्यूरोक्रेट्स में भरोसा नहीं है? आपको ज्यादा भरोसा अपने मंत्रियों पे है, अपने विधायकों पे है? देखिए त्रिपाठी जी, पहली आपके उस बात का जवाब दे दूं कि डीएमएफ फंड का क्या उपयोग है। जिला खनिज जो न्यास का फंड जो होता है जी, वो जिस जिले में खनन होता है उससे प्रभावित लोगों के रहन पे, उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा पर, वहाँ के पर्यावरण को मजबूत करने के लिए, वहाँ के पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और जितने भी खनन से प्रभावित जो लोग हैं जी, उनको बेहतर व्यवस्था करने के लिए जिला न्यास फंड की खर्च किया जाता है। जी, एक बात बताइए मुझे त्रिपाठी जी, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी सरलता और निवेदन पूरा पूछूंगा, क्या कार्यपालिका बड़ा होता है कि विधायिका बड़ा होता है? स्वाभाविक सी बात है, जनप्रतिनिधि जब चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, तो विधायिका जो है कार्यपालिका के ऊपर ही आता है जी। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ये अपने सांसदों को एक कार्यपालिका के नीचे रखना चाहते हैं और कार्यपालिका को ऊपर रखना चाहते हैं जी। ये एक समझ से परे की बात है। अगर इनको ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा जी कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी इनके मंत्री हैं उनको उस विभाग का सदस्य बना दे, मंत्री बनते हुए, और वहां के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष बना दे। अगर उनको लगता है कि विधायिका कार्यपालिका के नीचे है तो उनको जितने भी इनके सचिव हैं, चाहे किसी भी विभाग के मंत्री है, उस मंत्री को उस विभाग का मेंबर बनाए और प्रशासनिक अधिकारी को अध्यक्ष दे दें। क्योंकि पूरी बात आप समझेंगे, इसमें स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन काल में जो व्यवस्था इन्होंने करके रखी हुई थी, धनंजय जी, कलेक्टरों को अधिकार धनंजय जी यहाँ सवाल उठाए, कि यहाँ सवाल एक पूरक प्रश्न इसलिए हम आपसे कर रहे हैं, आपको व्यवधान आपके उसमें नहीं डाल रहे हैं। पूरक प्रश्न ये उठता, आपने कहा कार्यपालिका ऊपर होती, मानता हूं, विधायिका ऊपर होती कार्यपालिका से, तो आपका वर्षों तक केंद्र में शासन रहा है, तो आपने वहां से व्यवस्था क्यों नहीं बदल दी थी कि भाई कार्यपालिका नीचे रहेगी, विधायिका ऊपर रहेगी? तो ये आपका भी तो शासन था। तो सिस्टम में है, सिस्टम में है। हमारे शासनकाल में जहां भी जनप्रतिनिधि है वो कार्यपालिका से ऊपर ही रहे हैं। हम यूपीए की सरकार की बात कर रहे हैं, जा रहे लोग, हम यूपीए की सरकार की बात कर रहे हैं, यूपीए की सरकार की सरकार की बात कर रहा हूँ। उस दौरान जो व्यवस्था थी जी, नहीं, उस दौरान भी व्यवस्था थी, वहां पे जनप्रतिनिधि ही बड़ा होता था, विधायिका ही बड़ी हुई है, कार्यपालिका उसके नीचे आया है। और त्रिपाठी जी आप देखेंगे जहाँ कलेक्टरों का रमन सरकार के दौरान जो अधिकार रहा है, किस प्रकार से अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनते थे डीएमएफ के पैसे से, जिस डीएमएफ के पैसे से वहां के प्रभावितों के बच्चों के स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां के पर्यावरण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उस पैसे से रमन सिंह की शासनकाल में अधिकारी स्विमिंग पूल बनाते थे, उस पैसे से रमन सिंह की शासनकाल में लिफ्ट लगाया जाता था, उस पैसे से रमन सिंह के शासनकाल में गार्डन बनाया जाता था। लेकिन स्वास्थ्य जो प्रभावित लोग हैं उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उनकी आजीविका पर पैसे खर्च नहीं होती थी।
हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब प्रभारी मंत्रियों के सब इनका अध्यक्ष बनाए, उसके बाद आप देखेंगे हमारी नीति में इनके स्वास्थ्य जो खनिज प्रभावित क्षेत्र है उस स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करना था। 240% हमने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है, शिक्षा के लिए हमने काम किया है, रोजगार के लिए हमने काम किया है, वहां के पर्यावरण को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो कहीं न कहीं किसकी मंशा क्या समझ में आता है। और पूरे कोरोना काल में आप देखेंगे त्रिपाठी जी, जिस कोरोना काल के जिक्र अनुराग अग्रवाल जी कर रहे थे, राज्य सरकारों के क्षेत्रों के अधिकारों को हनन करने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ से ही हजारों करोड़ रुपए जोर जबरदस्ती से यहाँ के उद्योगों का, जो उद्योग यहाँ पे प्रदूषण फैलाते हैं, जो यहाँ की खनिज संपदा का दोहन करते हैं, उनसे हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा करवा दिया और इस राज्य को दिया क्या, मात्र 30 करोड़ रुपए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट मंशा नजर आती है कि जो पैसा है उसे दोहन करना। धनंजय जी, निश्चित तौर पे अगर जैसा आप कह रहे हैं कि हम प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ फंड का मुखिया बनाएंगे, ये कह रहे हैं, आपने कहा कार्यपालिका से ऊपर रही है हमेशा विधायिका, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपसे सवाल किया था, आपने उसको बड़े सफाई से एक तरफ कर दिया कि भाई ये तो केंद्र सरकार की नीति है, केंद्र सरकार के नियम है, जिसके तहत सारे राज्य सरकार में, सारे राज्यों में जो ये फंड होता है डीएमएफ फंड, उसका प्रमुख कलेक्टर होता है। तो आप पहले अपने सरकार के दौरान इसको बदल देते कि भाई विधायिका ऊपर है कार्यपालिका से, आप चेंज कर देते तो ये भी स्थिति नहीं आती। अब रहा सवाल इस बात का कि अगर छत्तीसगढ़ में प्रभारी मंत्री रहते हैं उसके प्रमुख और कलेक्टर सचिव रहता है तो संवैधानिक ढांचा गड़बड़ाएगा। बाकी राज्यों में अलग है, आपके राज्य में प्रभारी मंत्री रहेंगे तो संवैधानिक ढांचा कैसे नहीं गड़बड़ाएगा। देखिए जहां भाजपा शासित जो राज्य है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, क्या वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नरेंद्र मोदी सरकार के मनमानी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे क्या जिस प्रकार से कोरोना संकट काल में आप देखेंगे हर प्रदेश के मजदूर सड़कों पर पैदल भटकते रहे हैं। हमारे पास सारे संसाधन थे, ट्रेन था, प्लेन था, बस था, लेकिन हमारे ही मजदूर हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में भटकते रहे। क्या वहां पे भाजपा शासित राज्यों ने विरोध किया क्या? अभी वैक्सीनेशन के मामले आप देख लीजिए, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का ढोल-मिल नीति है, जहाँ 6 करोड़ 50 लाख वैक्सीन बाहर भेज दिया, क्या भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर पाएंगे क्या? तो ये बात स्पष्ट नजर हमें आता है। और जो सच्चाई है भाई, अगर डीएमएफ फंड में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी, उनकी दक्षता रहेगी, तो जनता के कार्य होंगे ना, नहीं तो ऐसे स्विमिंग पूल बनते रहेंगे, ऐसे लिफ्ट लगते रहेंगे। और जो खनन प्रभावित जनता है उसका जो पुनर्वास की बात है, उनके जो रोजगार की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, उनकी शिक्षा की बात है, वो हो नहीं पाएगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ना, मैं तो कह रहा हूँ ना भाजपा के प्रवक्ता से कि वो अपने जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो सचिव है उनको ऊपर ले आए, उनको सदस्य कर रख ले, क्योंकि अगर इनको लगता है कि कार्यपालिका बड़ा है और विधायिका छोटी है तो। चलिए अनुराग जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन तिवारी जी एक सवाल आपसे है। निश्चित तौर पे आप बेहतर, ये जो व्यवस्था बदली गई थी पिछले, जो मुझे जानकारी है पिछले कई दिनों से प्रभारी मंत्री ही डीएमएफ फंड का अलॉटमेंट करते रहे हैं। अब तो खैर ये पत्र आया है, पत्र में उन्होंने बताया है, पत्र के बाद जो भी होगा, क्या ये जो पूर्व में निर्णय लिए गए हैं वो शून्य हो जाएंगे? उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, एक। और दूसरा, आप ये बेहतर बता सकते हैं कि प्रभारी मंत्री बेहतर जनहितैषी काम करेंगे या ब्यूरोक्रेट्स? देखिए, पहली बात जो उभर कर आ रही है जी, कि डीएमएफ फंड का दुरुपयोग होता है जी, चाहे सरकार किसी की भी हो, इस पक्ष की या इस पक्ष की जी। तो इस राशि का दुरुपयोग नहीं, भारी दुरुपयोग होता है जी। इस राशि के लिए जिस तरह से एक तरह से दलाल और राजनीतिक पहुंच वाले इस पैसे का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हुए दिखते हैं, तो ये व्यवस्था कहीं न कहीं बंद होनी चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन होनी चाहिए। अब व्यवस्था में परिवर्तन किस तरह हो और किसके पक्ष में हो, किसके विपक्ष में हो, ये बात अलग है। जिस तरह से जो है खनन क्षेत्रों का जो राशि है, उस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, इसका बड़ा प्रमाण ये भी दिखता है कि उन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुए हैं। 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार में कोई सरकार रही हो, जिस तरह से काम होने चाहिए था, भारी संख्या में राशि, एक तरफ बजट में पैसा नहीं है,
और अलग अलग कारण बताते हैं, मगर इस मद के लिए पैसा होने के बावजूद भी जिस तरह से उन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, उन क्षेत्रों के लोगों का विकास होना चाहिए था, उस क्षेत्रों के विकास के लिए नीति बननी चाहिए था, उस पैसे का दुरुपयोग ना हो इसकी एक पॉलिसी बननी चाहिए था और उसमें सख्ती बरतना चाहिए था। वो कहीं न कहीं नहीं हुआ है, इसलिए ये आवाज उठ रही है कि ये पैसे का दुरुपयोग रोका जाए। मतलब ये बदलाव जो हुआ बेहतर है, बदलाव जो हुआ बेहतर है। ये विवाद देखिए, बदलाव हुआ है, मैं बेहतर है या नहीं है ये नहीं बोल सकता, मगर ये बोल सकता हूं कि इसकी व्यवस्था के लिए सभी कलेक्टर की अध्यक्षता में अगर बैठक हो रही है, कलेक्टर का सेक्रेटरी है, तो ऐसी स्थिति में सारे राजनीतिक दलों को सुझाव देकर उसका एक नाम समझना चाहिए, रोडमैप तैयार होना चाहिए, ना ही जो राशि है उसका दुरुपयोग होना चाहिए। मेरा ये मत है कि दुरुपयोग जो राशि का हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और इस राशि का हर सत्ता दल अपने फायदे के अनुसार अगर योजना बनाएंगे और राशि को लेकर झगड़ेंगे तो ये कहीं न कहीं जो जनता का पैसा है, उन क्षेत्रों के जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनको विकास की दरकार ज्यादा है, उन इलाकों का पैसा शहर में खर्च हो रहा है या अपने निजी जो एजेंडा है उसके लिए खर्च हो रहा है, तो कहीं कहीं दुरुपयोग रुकना चाहिए और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को इसके लिए एकजुट होना चाहिए। तो ना कि इसके पक्ष में चला गया है या उसके पक्ष में चला, दोनों पक्षों ने, अभी तो ये सरकार आई है, इस सरकार का दुरुपयोग ज्यादा अभी दिखा नहीं है, मगर पिछले सरकार के समय जो दुरुपयोग दिखा था उसी कारण ये आवाज उठी है और ये पहल हुई थी। अब इस पहल के बाद इसको राजनीतिक विवाद में ना घसीटते हुए ये कोशिश होनी चाहिए था कि विकास का सही जो पैमाना है वो तय करने के लिए जब पैसा है तो उस पैसे का सही उपयोग हो, सार्थक तरीके से इसे दलीय राजनीतिक मापदंडों से ऊपर उठते हुए एक उसकी कोई भी सरकार है, एक नियम बन जाए, कठोर नीति बन जाए, उन लोगों का अधिकार उन तक होना चाहिए। ये राजनीतिक दल में जो बोली जा रही है, नीचे के स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत के, जनपद के, उनको भी जोड़ा जाए और उसके अधिकार पर अगर तय हो तो बंदरबाट कहीं न कहीं खत्म होनी चाहिए, ये कहना है मेरा। जी अनुराग जी, बंदरबाट खत्म होनी चाहिए और आप भी जानते हैं कि दुरुपयोग हुआ है, कलेक्टरों के अधीन में रहा है तो दुरुपयोग हुआ है। त्रिपाठी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अमीर भूमि के गरीब लोगों के लिए आज तक लंबे सालों से किसी ने सोचा नहीं। 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और इस फंड की स्थापना की। अगर आपकी विचारधारा ऐसी होती, आपकी विचारधारा में इतनी वृहत्ता होती तो पहले ये कार्य हो जाता, लंबे समय तक आप शासन में रहे। 2015 में ये लागू हुआ है और उसके बाद स्थानीय अगर कार्यवाही की बात करें तो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे कार्य इसी फंड से हुए हैं। आप पोटा केबिन की बात कर लीजिए, चाहे दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन हब बना है उसमें भी इसका पैसा लगा, रायपुर में नालंदा की बात कर लीजिए, बहुत सारे कार्य इस फंड से हुए हैं। और आपने कांग्रेस प्रवक्ता से डीएमएफ फंड की बात की और बहुत सफाई से वो विधायिका और कार्यपालिका पे चले गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को विधायिका की तो बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधायिका तो सदन के प्रति जिम्मेदार होता है और इस समय छत्तीसगढ़ में सदन ने देखा है कि इनके एक मंत्री अपने मंत्रिमंडल पे सवाल उठा के छत्तीसगढ़ के इस सदन का अपमान करते हुए वॉकआउट कर गए थे। तब उस सदन में ये विधायक की जिम्मेदारी तो इनकी आपस में नहीं थी। आप यूपीए के साथ भटक रहे हैं त्रिपाठी जी, आपने मुद्दे से भटक रहे हैं। समय तो त्रिपाठी जी नहीं भटक नहीं रहा हूं मैं, मुझे लगता है आप मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं। मुझे लगता है त्रिपाठी जी कोई बात अगर उठे जवाब देना आवश्यक है जी, कतई नहीं। मैं वही कह रहा हूं, जब कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को कहते हैं तो आप उस बात को ध्यान से सुनते हैं। जब मैं उसका जवाब देता हूं तो मेरे से अनुरोध है उस बात को पूरा करने दीजिए। जितना देर हम बहस में बात करेंगे उतने में बात पूरी हो जाएगी। अनुराग जी आप ऐसा मत कहिए, ऐसा आरोप चुनते हैं त्रिपाठी जी, बहुत छोटी सी बात, ऐसा आरोप मत लगाइए। आप जैसे आप हैं वैसे धनंजय जी हैं, अनुरोध कर रहा हूं। जब आपका शासन था तो भी मैं धनंजय जी से इसी तरह बात करता था। त्रिपाठी जी, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं। जब ये विधायिका और कार्यपालिका और न्याय और लोकतंत्र की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, कि जब सांसद प्रधानमंत्री चुनते थे इस समय तो यूपीए का चेयरपर्सन इतना ताकतवर होता था कि वो प्रधानमंत्री तक बदल देता था।
और ये जो बार बार आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हुए, जब से सरकार बनी है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे विभिन्न भ्रष्टाचार लगा के विभिन्न एसआईटी का गठन किया है। अरे आप कार्रवाई करिए ना, 2.5 साल हो गए आपका, किसने आपको रोका है? ये फंड में मुझे लगता है जब ये पंजाब से कोई सवाल नहीं उठता, महाराष्ट्र से किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठता, राजस्थान से किसी प्रकार का नहीं हुआ सवाल उठता। विषय इस सरकार की नीयत का है। ये सरकार सिर्फ एक बात तय कर रखी है कि केंद्र से हम टकराव की नीति अपनाएंगे और वो सारे कार्य नहीं करेंगे जो केंद्र करना चाहती है। आप इन सब बातों को लेकर अनुराग जी, इनका मन फंड के उपयोग को लेकर नहीं है। ये जनप्रतिनिधि क्या अपमान की बात हो रही है? अगर प्रभारी मंत्री भाई दूसरे जिले का है और उसमें सेक्रेटरी भी हैं, उसमें आपके विधायक भी हैं, सब लोग हैं, तो जब अगर स्विमिंग पूल एक बंगले में देखे, हांडी का चावल एक दाना ही लेकर के तय किया जाता है कि पक गया कि नहीं पक गया, उसी तरह अगर स्विमिंग पूल एक अधिकारी अपने बंगले में बनवा लेते हैं तो इसका दुरुपयोग तो हुआ है ना। तो साहब मैं तो कहता हूं ना, जो आप विपक्ष में आरोप लगाते रहे, लगातार आपका समय, कार्रवाई करिए ना उस अधिकारी और उनसे संबंधित लोगों पे। मतलब अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो ये बात स्वयं सिद्ध करता है कि वो आरोप ही था, हवा हवाई थी और राजनीति थी और कुछ नहीं था। और मैं बार बार कहता हूं, अपमान की बात तो ये कतई ना करें। इनके 18 विधायक बैठ के इनके मंत्री पे हत्या करने का आरोप लगाते हैं और मंत्री अपने मंत्रिमंडल पे सवाल उठा के बाहर चले जाता है। तो कांग्रेस में तो आपस में अपमान और अपमान करने का खेल चालू हो गया। इसके लिए तो जनता और केंद्र सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है। और मुझे वही कहना है, जो व्यवस्था पूरे देश में लागू, उस व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों लगाते हैं? जल जीवन मिशन की बात करिए, अभी जल जीवन मिशन के मंत्री आए थे गजेंद्र शेखावत जी, 3% पैसा उठाया इन्होंने, जो जनहित का कार्य था, जनता के घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात थी। इस प्रदेश को 6.5 लाख मकान आवास योजना के तहत दी गई, ये मात्र 1.5 लाख मकान स्वीकृति लेते हैं। तो ये स्वयं तो नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड का इन्होंने आज तक पोर्टल नहीं बनाया, इसका नाम इन्होंने मुद्दा वो नहीं है। तो ये सरकार जनता के प्रति कतई उत्तरदायी नहीं है। मुद्दा इस बात का है, मैं वही कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, मुद्दा ये है मतलब दुरुपयोग के लिए अगर आपकी सरकार होती तो आप अगर प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते तो बेहतर वितरण करते पैसे का। कांग्रेस की सरकार है, उनके प्रभारी मंत्री है, क्यों होता? जब अगर केंद्र ने एक नियम तय कर दिया है जी, मैं तो कह रहा हूं साहब, क्यों होता? हमारी सरकार थी जब इनके विधायक थे, हमने तो सदस्य बना के रखा, तब भी तो हमने 5 साल तक कलेक्टरों को ही अधिकार देके रखा। तो ये बात ही नहीं उठती कि हमारी सरकार होती। हमारी सरकार केंद्र सरकार से सामंजस्य बना के काम करती थी। ये सिर्फ टकराव की नीति अपनाते हैं। और साफ साफ बात है, जनप्रतिनिधियों को ये साथ रखने की बातें करते तो सांसद को इस मदों से अलग क्यों रखा गया? हमारे 14 विधायकों को सूचना कार्यक्रमों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी क्यों नहीं दी जाती? और आखिर क्या बात है कि कलेक्टर जो विधायिका के अंदर में आता है उस पर आप भरोसा नहीं करते? और क्या जिद है कि आप अपने प्रभारी मंत्री को ही बना के उस पैसे का आखिर करना क्या चाहते हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और जब ये यहाँ की योजनाएं गलत है तो पंजाब में ये विरोध क्यों नहीं हो रहा है? राजस्थान में सरकार विरोध क्यों नहीं हो रहा है? ठाकुर साहब उत्तर सरकार विरोध क्यों नहीं हो रहा है? ठाकुर साहब, मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि जब भी इसकी मीटिंग हुई है तो सांसदों को नहीं निमंत्रित किया गया है, विधायकों को, चूंकि उनके सांसद 9 हैं, विधायक आपके ज्यादा हैं। तो मुद्दा यह है कि आप सांसदों को समय पे आप सूचित क्यों नहीं कर रहे जब भी डीएमएफ फंड को लेकर के कि कहां इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस पद में लगाया जाए, उसमें क्यों सूचना नहीं दी गई समय पर? मुद्दा यह है। देखिए त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। जब डीएमएफ फंड में जब भी उसकी मीटिंग होती है तो उसको बिल्कुल पत्र व्यवहार के माध्यम से जो उसके अधिकारी जो होते हैं वो सूचित करते हैं। वो अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है जनहित के कार्यों में सामने नहीं आना चाहते। दूसरी बात, अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी राज्यसभा में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटी जो एक पूरे राज्य, पूरे छत्तीसगढ़ को बदनाम करके रख दिया साहब। पूरे प्रदेश में बदनाम हो गए छत्तीसगढ़। यहाँ के अनुराग जी आपको पर्याप्त मौका दिया, जलाना पड़ गया। आप बोल रहे थे तो धनंजय जी चुप थे, उनकी भी बात सुन लीजिए कृपया। जी धनंजय जी, डीएमएफ फंड पे बोलेंगे भाई साहब जी। देखिए कल राज्यसभा में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ महतारी के 2 बेटी जो एक ओबीसी वर्ग से आता है आदरणीय छाया वर्मा जी, एक आदिवासी वर्ग के साथ आती है आदरणीय फूलोनेत्री देवान जी, क्या वो विधायिका नहीं है? राज्यसभा में क्या हुआ? जो मार्शल जो 15 लगते थे 50 से अधिक मार्शल लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि पूंजीपति जो गुंडे हैं उनके फेवर में इनको लोकसभा में प्रस्ताव पास कराना था। क्या हुआ? हमारे राज्यसभा के सदस्य जो महिला है, जो बेटी है, जो बेटी है, उनके साथ गुंडागर्दी की गई, धक्का-मुक्की की गई। डीएमएफ फंड कहाँ गया भाई? डीएमएफ फंड पे डीएमएफ फंड कहाँ गया भाई इस मुद्दे पे?
मैं यही बताना था त्रिपाठी जी, यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत में खोट है। समय देखेंगे वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते, वो विधायिका पे भरोसा नहीं करते। आपातकाल किसने लगाया? जो नरेंद्र मोदी ने कहा सही है उनकी नीति है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, डीएमएफ फंड में सबसे भ्रष्टाचार घोटाला किसके दौरान हुआ? रमन सिंह की शासन काल। अरे तो कार्रवाई करो ना साहब, किसने रोका है? 2.5 साल गुजर गए। बनाते थे स्विमिंग पूल, और जो खनिज जो न्यास के जो अधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी है, और उसमें भ्रष्टाचार करते थे। जो मूल जिनका अधिकार रहा है उनको वंचित रखने का काम किया। अभी भी इनमें नीयत खराब है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीयत खराब है डीएमएफ फंड को लेकर। उस पैसे का वो जोर जबरदस्ती केंद्र में उपयोग करना चाहते हैं। भाई जनप्रतिनिधि कलेक्टर का सीधे केंद्र के अंदर में आते हैं। पालिका से बड़ी है। ये तो उदाहरण दे दें, अपने जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर विभाग के सचिवों को बैठा के रखें, समझ में आएगा क्या इनको अधिकार में भरोसा है, इनको जनप्रतिनिधि में भरोसा नहीं है। और लोकतंत्र की हत्या करना, संवैधानिक ढांचों को तहस नहस करना, और जो डीएमएफ फंड के बारे में बात नहीं करना। धनंजय जी, समय सरकार की नीति है, अब इसका विरोध करते हैं। निश्चित जनप्रतिनिधियों का अपमान जो हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। धनंजय जी, समय हमारा समाप्त हो रहा है। तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे ये मुद्दा अब होगा क्या आगे तक? मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेंगे डीएमएफ फंड कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके प्रभारी मंत्री डिस्ट्रीब्यूट करे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे से भी हैंडल किए जाते हैं। देखिए, इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जो अधिकार है, राज्य सरकार किस तरह खर्च कर सकती है, किस तरह से नीति बनाती है, जो नीति उस वर्ष तक पहुंचे, तो सरकार को इस पर पूर्व में निर्णय है, आगे निर्णय लेना है। और मेरी जानकारी में कि सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है कि वो किस तरह से राशि का उपयोग कर सकती। तो सरकार को निर्णय, मेरे ख्याल से ये आएगा पूर्ववर्ती व्यवस्था चला जाए, उस पर टकराहट की स्थिति बनती है। ये निर्णय मौखिक होगा सरकार का, की स्थितियां बनेगी, ऐसा लगता है। तिवारी जी, हमें जो लग रहा है प्रभारी मंत्रियों को लिखित आदेश देने का जो अधिकार था वो कलेक्टर के पास रहेगा। तो मौखिक सरकार कर सकती है कलेक्टर को, लेकिन बाध्य नहीं है कलेक्टर डीएमएफ फंड को उनके कहने के अनुसार खर्च करने के लिए। बढ़िया, तो ठीक कहा। इस तरह से अभी सरकार को इन विवादों की अपेक्षा जी इसमें पढ़ना चाहिए कि इसका जो राशि है सही उपयोग हो रहा है, ये दिखाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। और दोनों दलों को अपने राजनीति आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हटके उन क्षेत्रों की जो हालत है, उन क्षेत्रों के विकास नहीं हो पाए हैं इतने सालों के बावजूद भी, ये दिखाते हुए इस दिशा में काम करना चाहिए। अगर अधिकार इसको मिले या उसको मिले, इससे हटकर ये कोशिश हो कि जो राशि जिस उद्देश्य से बनाई गई है, जिस उद्देश्य से बना है, तो एजेंसियां किस तरह से चल रही हैं, नीतियां किस तरह से बन रही हैं, उसमें अगर पारदर्शिता दिखाते हुए, उसमें उदार मन से अगर उन वंचितों तक फायदा देने की कोशिश की गई, तो सरकार का सार्थक कदम होगा। ये विवाद ये अधिकार में इसको नहीं है, ये राजनीतिक एजेंडे हो हल्ले से कई अच्छी चीजें हो नहीं पाती हैं। सरकार कई अच्छी चीजें कर नहीं पाती, राजनीतिक उद्देश्य तो पूरा हो जाएंगे, मगर वास्तविक लोगों को जो फायदा होना है वो नहीं हो, कहीं न कहीं अभी भी अधूरा है। शानदार। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, अनुराग जी आपका, धनंजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ठनी हो। पूर्व में भी किसान का मुद्दा हो या फिर धान का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, किसी न किसी बहाने केंद्र और राज्य सरकार में प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती रही है। और इस बार डीएमएस के मुद्दे को लेकर दोनों ही सरकार आमने सामने है और दोनों सरकारों के इस मुद्दे को लेकर अलग अलग मत है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज सियासी खेल क्या यही थम जाएगा या फिर इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव आगे भी चलता रहेगा?